आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री में चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, हु कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर्स बिफोर द 18th सेंचुरी इन फ्रांस। कि कौन जो है ना कंट्रोल करता था इकोनॉमिक और सोशल पावर को 18th सेंचुरी के पहले फ्रांस में। तो इसका आंसर है द एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च कंट्रोल द इकोनॉमिक एंड सोशल पावर्स इन फ्रांस बिफोर द 18th सेंचुरी। जो एरिस्टोक्रेसी था, जो चर्च था, वो कंट्रोल करता था। इसका सेकंड क्वेश्चन है, नेम एनी टू इंडियंस हु टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। कि कौन से ऐसे दो इंडियन या भारतीय थे जिन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन के महत्व के बारे में बात किया। ते थे राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। कि जो राजा राम मोहन राय थे और जो डेरोजियो थे, उन्होंने इसके बारे में बात किया। क्वेश्चन थर्ड है, मेंशन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट फेवर्ड बाय द लिबरल्स। कि लिबरल्स किस प्रकार का गवर्नमेंट या सरकार चाहते थे। आंसर है दे इंसिस्टेड ऑन अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉस इंटरप्रिटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। तो देखिए, वो एक ऐसा सरकार चाहते थे जो कुछ आज के भारत के सरकार टाइप का हो, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम हो और जो लॉ है ना उसको इंटरप्रेट करने के लिए एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो, जो कि जो रूलर हैं या जो एग्जीक्यूटिव हैं या ऑफिशियल्स हैं उनसे इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन यू से दैट द लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। कि आप कैसा बोल सकते हैं कि लिबरल जो है ना वो डेमोक्रेट नहीं थे। दोनों में क्या डिफरेंस था। आंसर है द लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कि जो लिबरल थे ना वो डेमोक्रेट नहीं थे क्योंकि वो डेमोक्रेट की तरह सभी को वोट देने के खिलाफ थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को स्वीकार नहीं करते थे। एंड फेल्ट दैट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव अ राइट टू वोट। और महसूस करते थे कि जिनके पास संपत्ति है वही वोट दे सकते हैं। दे वर अगेंस्ट द वोटिंग राइट टू वुमेन। और महिलाओं के वोटिंग राइट के भी वो खिलाफ थे। क्वेश्चन 6 है, व्हिच ग्रुप ऑफ आइडियोलॉजी वाज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और सोशल चेंज अर्लियर इन द 18th सेंचुरी। कि 18th सेंचुरी की शुरुआत में कौन सा ऐसा ग्रुप था आइडियोलॉजी वाला जो कि किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल और सोशल चेंज के खिलाफ था। तो लोग कंजर्वेटिव थे। तो द कंजर्वेटिव्स इन द 18th सेंचुरी अर्ली 18th सेंचुरी वर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। क्वेश्चन 7 है, व्हाट वर द आइडियाज ऑफ कंजर्वेटिव्स रिगार्डिंग सोशल चेंज इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स थे उनका सोशल चेंज को लेके क्या आइडिया था। द कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट सम चेंज वाज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी बट द चेंजेस शुड बी स्लो। कि कंजर्वेटिवों को यह विश्वास था कि चेंज तो जरूरी है लेकिन वो चेंज जो है ना बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। क्वेश्चन 8 है, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन यूरोप। कि जो डेवलपमेंट किस प्रकार का आया, जो नया पॉलिटिकल ट्रेंड यूरोप में हुआ उसके कारण। तो इसका आंसर होगा एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड, न्यू सिटीज केम अप एंड रेलवेज एक्सपेंडेड। कि जो नया पॉलिटिकल ट्रेंड हुआ यूरोप में उसके कारण क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, नए शहर बने और रेलवे का प्रसार हुआ, एक्सपेंशन हुआ। क्वेश्चन 9 है, लिस्ट द मेजर चेंज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मेजर चेंज क्या था। इसका आंसर होगा कि मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर ब्राट टू फैक्ट्रीज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में जो मेन वुमेन और चिल्ड्रन थे वो फैक्ट्रियों में लाए गए। क्वेश्चन 10 है, हु आर द पीपल दैट वांटेड टू पुट एन इमीडिएट एंड टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स इन यूरोप इन 1815। कि कौन वो लोग थे जो चाहते थे कि जो सरकारें थी यूरोप में 1815 में उनको तुरंत खत्म कर दिया जाए। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स हु बिकेम रिवॉल्यूशनरीज वांटेड टू पुट एन इमीडिएट एंड टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स इन यूरोप इन 1815। कुछ नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी जिसमें लिबरल्स और रेडिकल्स भी थे जो बाद में क्रांतिकारी बन गए, रिवॉल्यूशनरी बन गए, वो चाहते थे कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है यूरोप में 1815 में उनको तुरंत खत्म कर दिया जाए। क्वेश्चन 11 है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग इक्वल राइट्स इन इटली। कि इटली में इक्वल राइट या समान अधिकार दिलाने में कौन जिम्मेदार हैं। इसका आंसर है एन इटालियन नेशनलिस्ट गिउसेप्पे मैज़ीनी कंस्पायर्ड with others to achieve equal rights
टू ऑल सिटीजन्स इन इटली आफ्टर 1815। एक इटालियन राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे, गेसिपी मेजिनी, जिन्होंने साजिश किया बाकियों के साथ में मिलके, जिससे वहाँ के सारे सिटीजन को 1815 के बाद में इक्वल राइट्स मिल गए। क्वेश्चन 12 है वाई वेयर द सोशलिस्ट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ क्यों थे। आंसर है द सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी बिकॉज इंडिविजुअल्स हु ओन्ड प्रॉपर्टी वेयर कंसर्न ओनली अबाउट देयर पर्सनल गेन्स रादर देन सोशल वेलफेयर। सोशलिस्ट जो थे, समाजवादी जो थे, वो व्यक्तिगत संपत्ति के खिलाफ थे, क्योंकि जो लोग इसको धारण करते थे, जो उसके मालिक होते थे, वो केवल अपने पर्सनल गेन के बारे में सोचते थे, न कि सामाजिक भलाई के बारे में। क्वेश्चन 13 है व्हाट डिड कार्ल मार्क्स वांट वर्कर्स टू ओवरथ्रो व्हाई, कि कार्ल मार्क्स जो है ना वर्कर्स से किस चीज़ को ओवरथ्रो के लिए बोलते थे और क्यों। कार्ल मार्क्स वांटेड द वर्कर्स टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कार्ल मार्क्स जो चाहते थे कि वर्कर जो है ना कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर दें और ख़ुद को जो पूंजीवादी शोषण है उससे आज़ाद कर लें। क्वेश्चन 14 है व्हिच इंटरनेशनल बॉडी वाज फॉर्म्ड इन यूरोप इन द 19th सेंचुरी टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ सोशलिस्ट ऑल ओवर यूरोप। कौन सा ऐसा इंटरनेशनल बॉडी यूरोप में 19th सेंचुरी में बनाया गया जिससे वो कोऑर्डिनेट करे पूरे के पूरे यूरोप में सोशलिस्ट के एफर्ट को। इसका आंसर है एन इंटरनेशनल बॉडी वाज फाउंड इन पेरिस इन 1889। एक इंटरनेशनल बॉडी जो है ना फॉर्म किया गया पेरिस में 1889 में टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ सोशलिस्ट ऑल ओवर यूरोप। इट वाज कॉल्ड द सेकेंड इंटरनेशनल, इसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। क्वेश्चन 15 है नेम द सोशलिस्ट पार्टीज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन एंड फ्रांस इन 1905, कि 1905 में कौन कौन से सोशलिस्ट पार्टी जो है ना ब्रिटेन और फ्रांस में स्थापित किए गए थे। तो लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन बाय सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट। जो लेबर पार्टी था वो ब्रिटेन में स्थापित किया गया था सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट के द्वारा। और सोशलिस्ट पार्टी वाज आल्सो फॉर्म्ड इन फ्रांस, और एक सोशलिस्ट पार्टी जो है ना फ्रांस में भी स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 16 है हु वाज द रूलर ऑफ रशिया एंड इट्स एम्पायर इन 1914। 1914 में रशिया के रूलर कौन थे और उसके एम्पायर के। इसका आंसर होगा द रूलर ऑफ रशिया एंड इट्स एम्पायर वाज जॉन निकोलस सेकेंड। जो रूलर थे रशिया के और उसके एम्पायर के वो थे जॉन निकोलस सेकेंड। क्वेश्चन 17 है नेम द रिलीजन्स प्रैक्टिसाइज्ड इन रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर में कौन कौन से रिलीजन जो है ना वो प्रैक्टिसाइज्ड किया जाता था। द रिलीजन्स इन द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। जो रिलीजन रशियन एम्पायर में प्रैक्टिसाइज किया जाता था उसमें है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। क्वेश्चन 18 है व्हिच वाज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ रशियन पीपल एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में रशियन लोगों का जो मेजर ऑक्यूपेशन था या काम था वो क्या था। तो एग्रीकल्चर वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ अबाउट 85% ऑफ द रशियंस एट दिस टाइम। उस समय के लोगों का जो सबसे बड़ा काम था वो एग्रीकल्चर, खेती था। 85% पॉपुलेशन जो है ना वो खेती के काम को करता था। क्वेश्चन 19 है नेम एनी टू फैक्टर्स दैट लेड टू द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इन रशिया बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, कि 19th सेंचुरी के अंत में कौन से ऐसे दो फैक्टर थे जिसके कारण रशिया में फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज जो है ना लगना शुरू हुआ। आंसर है द एक्सपेंशन ऑफ रशियन रेलवे नेटवर्क एंड इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेड टू द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री इन रशिया बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, कि रशियन रेलवे का जो नेटवर्क था वो एक्सपेंड हुआ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना इंक्रीज हुआ, जिसके कारण वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है ना 19th सेंचुरी के लास्ट में लगना शुरू हुआ। क्वेश्चन 20 है व्हाट वाज द कम्यून मीर। कम्यून और मीर क्या था। द कम्यून मीर वाज अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी ऑफ पीपल इन रशिया लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग पोसेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कम्यून या मीर जो है ना एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी था लोगों का रशिया में जो साथ में रहते थे और जो भी उनके पास सामान होता था, जिम्मेदारी होता था, उसको शेयर करते थे। क्वेश्चन 21 है ऑन व्हाट पॉइंट डिड द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज डिफर विथ ईच अदर। किस पॉइंट पे जो सोशल डेमोक्रेट थे और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे वो एक दूसरे से डिफर करते थे। आंसर है द सोशलिस्ट फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट अ यूनाइटेड ग्रुप। सोशलिस्ट सोचते थे कि जो पीजेंट्स हैं वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। सम वर पुअर वाइल अदर वर रिच, कुछ उसमें गरीब थे और कुछ बहुत ज़्यादा धनवान थे। सम वर्कड एज लेबरर्स वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट, कुछ उसमें मजदूर की तरह काम करते थे और बाकी जो थे वो पूंजीपति थे। क्वेश्चन 22 है हु वर जदीदिस्ट। जदीदिस्ट कौन थे। तो द जदीदिस्ट वर मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर। दे वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लेड
देयर सोसाइटी, टू लीड देयर सोसाइटी। ठीक है, ज़रदिश्त जो थे मुस्लिम रिफार्मर थे रशियन एम्पायर में, वो अपने सोसाइटी को लीड करना चाहते थे ताकि इस्लाम जो है ना मॉडर्नाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट वाज ब्लडी संडे। ब्लडी संडे क्या था? तो ब्लडी संडे वाज एन इंसिडेंट व्हेन अ वर्कर्स प्रोसेशन लेड बाय फादर गेपन वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड एट विंटर पैलेस कोसेक्स किलिंग हंड्रेड्स। जो ब्लडी संडे था वो एक घटना था जिसमें जो वर्कर्स प्रोसेशन कर रहे थे या प्रदर्शन कर रहे थे फादर गेपन के नेतृत्व में, उसको पुलिस ने अटैक किया और विंटर पैलेस कोसेक्स में जहाँ पे बहुत 100 लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई डिड द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इलेक्शन। कि जार ने क्यों फर्स्ट ड्यूमा को केवल 75 डेज उसके इलेक्शन के बाद डिसमिस कर दिया? आंसर है, द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इलेक्शन बिकॉज द जार डिड नॉट वांट एनी रिडक्शन इन हिज पावर एंड एनीवन टू क्वेश्चन हिज अथॉरिटी। क्योंकि जार नहीं चाहते थे कि उनके शक्ति में कोई कमी आए, पावर में कोई कमी आए और कोई जो है ना उनके अथॉरिटी को क्वेश्चन करे। क्वेश्चन 25 है, बिटवीन व्हिच टू यूरोपियन अलायंसेस फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। कौन से दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो शुरू हुआ? टू यूरोपियन अलायंसेस वेयर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया। ठीक है, जिसमें का एक अलायंस था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की का और दूसरा था फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया का। क्वेश्चन 26 है, गिव वन इंस्टेंस ऑफ हाई एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स इन रसिया। कि जो हाई एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स था रसिया में उसका एक उदाहरण बताइए। तो रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग अ जर्मन नेम एज पेट्रोग्राड शोड द हाई एंटी जर्मन सेंटिमेंट। कि जो नाम था सेंट पीटर्सबर्ग का, जो कि एक जर्मन नेम है, उसका नाम उन्होंने एक रशियन नेम पेट्रोग्राड कर दिया, जो बताता है हाई एंटी जर्मन सेंटिमेंट के बारे में। व्हाट वे लेनिन्स अप्रैल थीसिस। लेनिन का जो अप्रैल थीसिस था वो क्या था? आंसर है, द 3 डिमांड्स ऑफ व्लादिमीर लेनिन आफ्टर हिज रिटर्न टू रशिया इन अप्रैल 1917 वेयर कॉल्ड लेनिन्स अप्रैल थीसिस। जो 3 डिमांड था व्लादिमीर लेनिन का जब वो रशिया वापस आया अप्रैल 1970 में, उसको बोला गया लेनिन्स अप्रैल थीसिस। क्वेश्चन 28 है, व्हाट वाज बुडेवानका। बुडेवानका क्या था? तो बुडेवानका वाज द सोवियत हेड दैट वाज चोजन टू एसर्ट चेंज इन आर्मी यूनिफॉर्म। कि बुडेवानका एक सोवियत हेड था, एक टोपी था जिसको चूज किया गया था इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए जो है ना कि आर्मी यूनिफॉर्म जो है ना चेंज हो गया है करके। क्वेश्चन 29 है, व्हाट वाज द बोल्शेविक पार्टी रिनेम्ड आफ्टर अक्टूबर रिवोल्यूशन। जो बोल्शेविक पार्टी था वो अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद उसका नाम क्या बदल के रखा गया? तो बोल्शेविक पार्टी वाज रिनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी आफ्टर द अक्टूबर रिवोल्यूशन। अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद बोल्शेविक पार्टी का नाम जो है ना रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। क्वेश्चन 30 है, व्हाट वाज चेका। चेका क्या था? चेका वाज द सीक्रेट पुलिस सेट अप बाय द बोल्शेविक्स टू क्लेम डाउन ऑन इट्स क्रिटिक्स। जो चेका था वो एक सीक्रेट पुलिस था जो कि सेट किया गया था बोल्शेविक्स के द्वारा ताकि जो क्रिटिक्स हैं उनके ऊपर वो आक्रमण कर सकें, क्लेम डाउन कर सकें। क्वेश्चन 31 है, टू होम डिड द रेड्स, ग्रीन्स एंड वाइट्स रिफर टू ड्यूरिंग द सिविल वार इन रसिया। कि रेड, ग्रीन और वाइट जो था सिविल वार रसिया में किसको रिफर करके बोला जाता था? आंसर है, द रेड्स वेयर द बोल्शेविक। जो रेड्स थे वो बोल्शेविक थे, द ग्रीन्स वेयर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, और ग्रीन जो थे वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे, द वाइट्स वेयर द प्रो जारिस्ट, और जो वाइट्स थे वो प्रो जारिस्ट थे। क्वेश्चन 32 है, हु वेयर द कुलकास। कुलकास कौन थे? आंसर है, कुलकास वेयर द रिच पीजेंट्स हु हेल्ड मोस्ट ऑफ द लैंड इन रसिया। कुलकास वे धनी किसान थे जिनके पास रसिया का सबसे ज़्यादा जमीन था। क्वेश्चन 1 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द आइडियाज ऑफ लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो यहाँ पे हमको लिबरल और रेडिकल के आइडियाज़ को डिस्टिंग्विश करना है। तो लिबरल्स वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स, दे आर्गुड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉस इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी that was independent of rulers and officials. However, they were not democrats. They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. Second में radicals के देखिए, radicals educated a nation in which government was based on the majorities of a country's population. Many supported women's suffragette movements. Unlike liberals, they opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property but disliked the concentration of property in the hands of a few. अब इसमें क्वेश्चन सेकेंड है, why did socialists believe that private property was the root
ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। इसका आंसर है, देखिए क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि जो सोशलिस्ट थे वो क्यों प्राइवेट प्रॉपर्टी को सभी सामाजिक बीमारियों का जड़ समझते थे उस समय में। आंसर है, सोशलिस्ट आर्गूड दैट इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द मेन विथ प्रॉपर्टी वे आर कंसर्न ओनली विथ पर्सनल गेन। क्योंकि सोशलिस्ट मानते थे कि जो लोग प्रॉपर्टी को ओन करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट जरूर देते हैं, लेकिन जिनके हाथ में प्रॉपर्टी रहता है वो केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है। एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। और जो काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते हैं। सो इफ अ सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो इसलिए अगर सोसाइटी जो है ना वो प्रॉपर्टी को ओन करेगा तो जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, सोशल कलेक्टिव इंटरेस्ट है, उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देगा। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। सोशलिस्ट इस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे, इसके लिए उन्होंने कैंपेन किया। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ यू से दैट लिबरल्स वे आर नॉट डेमोक्रेट्स। आप कैसे बोलेंगे कि लिबरल्स जो है ना डेमोक्रेट्स नहीं थे। और व्हाट आर द आइडियाज़ दैट लिबरल्स चेरिस्ड। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसके आंसर को ऑलरेडी इसको मैं समझा चुका हूँ, इसमें ज़्यादा समय हम लोग नहीं देते। क्वेश्चन 4 है, वाई डिड केरेंस्कीज गवर्नमेंट बिकेम अनपॉपुलर इन रशिया। केरेंस्कीज का जो गवर्नमेंट था वो क्यों अनपॉपुलर हो गया, तो देखते हैं। इसका रीजन है द केरेंस्कीज गवर्नमेंट बिकेम अनपॉपुलर इन रशिया बिकॉज फर्स्ट है हीज फेलर टू फील द पल्स ऑफ द नेशन। वो पल्स ऑफ द नेशन को, राष्ट्र की नब्ज को फील करने में फेल हो गया। ही ट्राइड टू सप्रेस द वर्कर्स मूवमेंट एंड द बेल्शेविक इन्फ्लुएंस। और वो वर्कर्स मूवमेंट को सप्रेस करना चाहता था और बेल्शेविक इन्फ्लुएंस को। पीपल वांटेड पीस बट ही ट्राइड टू कंटिन्यू द वार। लोग शांति चाहते थे लेकिन वो जो है ना वार को जारी रखना चाहता था। थर्ड है द नॉन रशियन नेशनल फेल्ड टू गेट एन इक्वल स्टेटस अंडर हिज गवर्नमेंट। और जो नॉन रशियन नेशनल थे वो जो असफल रह गए इक्वल स्टेटस पाने में उसके गवर्नमेंट में। इन कारणों से उसका जो गवर्नमेंट था ना वो अनपॉपुलर हो गया रशिया में। क्वेश्चन 5 है, व्हिच इवेंट इन रशियन हिस्ट्री इज नोन एज ब्लडी संडे। तो ब्लडी संडे के नाम से रशियन हिस्ट्री में कौन सी इवेंट को जाना जाता है, तो देखिए 9 जनवरी 1905 a mass of peaceful workers with their wives and children was fired at St. Petersburg while on its way to the Winter Palace to present a petition to the Tsar। तो जो जनवरी 1905 में एक भीड़ था जो कि पीसफुल वर्कर लोग थे, उनकी पत्नियां थी, बच्चे थे, उनको गोली मारा गया सेंट पीटर्सबर्ग में जब वो जा रहे थे जार के विंटर पैलेस में एक पिटीशन प्रेजेंट करने के लिए। मोर देन 100 वर्कर्स वेयर किल्ड एंड अबाउट 300 वेयर वुंडेड। और उस समय 100 के करीब जो है ना वर्कर्स मारे गए और 300 घायल हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे इन हिस्ट्री ऑफ रशिया एज द मैसेकर हैड टेकन प्लेस ऑन संडे। ये जो है ना चूँकि संडे को हुआ था रशिया की हिस्ट्री में, इसीलिए इस घटना को, इस मैसेकर को या नरसंहार को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 6 है, व्हाट वेर द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन। रशियन रिवोल्यूशन के तात्कालिक जो प्रभाव थे वो क्या थे। द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन वेयर, ए है मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। दिस मीन दैट गवर्नमेंट टूक ओवर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्री और बैंक थे उसको नेशनलाइज कर दिया गया नवंबर 1970 में। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ऑनरशिप मैनेजमेंट को ले लिया और जो लैंड है ना उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। इसका बी है, इन सिटीज बोल्शेविक्स इन्फोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। और सिटीज में जो बोल्शेविक थे उन्होंने इन्फोर्स किया बड़े बड़े घरों को छोटे छोटे रूप में ताकि फैमिली के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। सी है दे बैन द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। उन्होंने बैन कर दिया जो पुराने टाइटल थे एरिस्टोक्रेसी को, इसको यूज करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मार्क्सिस्ट थ्योरी। जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या थे। आंसर है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी वेयर। जो बेसिक प्रिंसिपल थे मार्क्सिस्ट थ्योरी के कुछ ऐसे थे, ये है मार्क्सिस्ट बिलीव दैट द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव इफ प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। मार्क्सिस्ट भरोसा करते थे कि जो कंडीशन है वर्कर को इम्प्रूव नहीं होगा अगर जो प्रॉफिट है ना वो केवल कुछ प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथ में रहे। बी है वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वर्कर जो है ना वो कैपिटलिज्म को बाहर फेंक दे और रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दे। सी है वर्कर्स मस्ट कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। और जो वर्कर्स हैं वो एक ऐसा रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनाए जिसमें सारा प्रॉपर्टी जो है ना वो सोशली कंट्रोल्ड हो।
दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा, एंड अ कम्युनिस्ट पार्टी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक नेचुरल सोसाइटी है फ्यूचर का। क्वेश्चन 8 देखिए, एक्सप्लेन द मेन डिमांड्स ऑफ अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस के मेन डिमांड क्या थे? तो बच्चों इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा इसके आंसर को। क्वेश्चन 9 है, हुई सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द रशियन रिवोल्यूशन। तो देखिए रशियन रिवोल्यूशन के लिए कौन कौन से सोशल फैक्टर जो है ना कंट्रीब्यूट किए। तो इसका आंसर होगा कि वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा वर्करों का एक्सप्लॉइटेशन होता था। वेजेज वर वेरी लो एंड वर्किंग कंडीशंस वेरी पुअर, जो वेजेज थे ये जो मेहनताना था बहुत कम था और वर्किंग कंडीशन एकदम ख़राब था। वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग इन द कंट्री साइड, पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट द नोबिलिटी द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टी। वर्किंग आवर काफ़ी लंबा था और गांव में या कंट्री साइड में जो किसान थे वो ज़्यादातर खेती करते थे, लेकिन ज़मीन के मालिक जो थे ना वो नोबिलिटी थे, क्राउन थे और ऑर्थोडॉक्स चर्च था। इन रसिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। और जो रसिया में जो पीजेंट थे, किसान थे, वो चाहते थे कि जो नोबल्स का ज़मीन है उनको मिल जाए। आगे देखिए, इन रसिया ज्वाइन ऑन द साइड ऑफ द एलाइड पावर विद द एम ऑफ मेकिंग सम मिलिट्री गेन। और रसिया जो है ना, जारिस्ट रसिया जो है वो ज्वाइन कर लेता है एलाइड पावर के साथ में ताकि उसको कुछ मिलिट्री गेन हो। रशियन आर्मी लॉस्ट बेडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। और जो रशियन आर्मी है ना वो बहुत बुरी तरह से हार जाता है जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में 1914-1916 में जर्मनी के हाथों में। देयर वेयर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाई 1917, और 70 लाख कैजुअलिटीज हो जाता है 1917 तक। सच ह्यूज डिफीट्स वेयर ह्यूमिलेटिंग एंड शॉकिंग फॉर पीपल ऑफ रशिया। और इस प्रकार का जो हार था वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक और बेइज्जती से भरा हुआ था रसिया के लोगों के लिए। अब क्वेश्चन 10 है, वाई सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एक्सप्लेन। तो देखिए भी क्वेश्चन हम समझ चुके हैं कि सोशलिस्ट जो है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्यों थे, इसको एक्सप्लेन करिए बोलता है, तो इसका देख लीजिएगा आंसर। क्वेश्चन 11 है, एक्सप्लेन द कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी ऑफ स्टालिन। तो आंसर है, द कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई स्टालिन हु केम टू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। ही बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड द ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस। The main reason was the shortage of grain supplies. After 1917, the land had been given over to peasants. These small-sized peasants farms would not be modernized. To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulkas, take away land from peasants, and establish state-controlled Raj farms. From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms. तो देखिए स्टालिन का जो कलेक्टिव पॉलिसी था तो उस समय क्या हुआ कि स्टालिन को लगने लगा कि जो कंट्री साइड में जो बड़े बड़े किसान हैं और बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो स्टॉक को होल्ड करते हैं। तो उसने क्या किया कि सारे के सारे जो छोटे छोटे किसान थे उनसे ज़मीन को लेके एक स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म बनाना शुरू किया और 1929 तक जो पार्टी है ना वो सभी किसानों को यहाँ पे काम करने के लिए मजबूर कर दी। क्वेश्चन 22 है, हाईलाइट द एरिस्टोक्रेटिक रूल ऑफ जॉन निकोलस सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग को हाईलाइट करना है जो ऑटोक्रेटिक रूल था जॉन निकोलस सेकेंड का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि रसिया वाज इन ऑटोक्रेटिक अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century. जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. जार dismissed द ड्यूमा विदिन द 75 days and re-elected second Duma within 3 months. He did not want any questioning of his authority or any reduction in his power. He changed the voting laws and pegged the third Duma with conservative politicians. Liberals and revolutionaries were kept away. तो देखिए जो ऑटोक्रेटिक रूलर था जॉन निकोलस उसने क्या किया 75 डेज में ड्यूमा को भंग कर दिया और बाकी जो यूरोपियन थे कंट्री थे उनके तरह नहीं बल्कि ये जो है निरंकुश था, उन्हीं चाहता था कि किसी भी उसके पावर में कमी हो या उसके अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन करे। उसने थर्ड ड्यूमा में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन को भर दिया और लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज को बाहर रखा। क्वेश्चन 13 है, राइट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट आता है कि अमंग दोज द रशियन रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड वेयर मेनी इंडियंस। बहुत सारे इंडियंस जो है ना रशियन रिवोल्यूशन से प्रभावित हुए। सेवरल अटेंडेंट द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, उन्होंने कईयों ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी को अटेंड किया हुआ था। बाय द मिड 1920 द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फाउंड इन इंडिया, और मिड 1920 में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी बन गया। इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टूक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट एंड विजिटेड रशिया, एमंग देम जवाहरलाल नेहरू एंड रवींद्रनाथ टैगोर हु रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो सोवियत से प्रभावित थे वो आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जो थे। अब देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन खत्म होता है, लॉन्ग आंसर में देखेंगे। तो लॉन्ग आंसर में बच्चों ऑलरेडी हम लोग शॉर्ट में काफ़ी कुछ कर चुके हैं।
आप एक एक बार रिवाइज करते जाइएगा। क्वेश्चन 1 है व्हाट सोशल चेंजेज वे आर सीन इन द सोसाइटी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में क्या क्या हुआ कि जो मेन वुमेन बच्चे थे उनको फैक्ट्रियों में लाया गया है ना, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होता है और बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो शुरू होता है कि जो वर्किंग आवर है काफ़ी लंबे होते हैं और जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनका लो डिमांड होने पे बेरोजगारी बढ़ जाता है ना, वर्कर्स जो है ना एक्सप्लॉइट होते हैं और उनका जो वर्किंग कंडीशन काफ़ी पुअर रहता है, हाउसिंग और सैनिटेशन का उनको प्रॉब्लम होता है। तो ये सब इस कैंसर में दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन जारिस्ट रसिया। तो जारिस्ट रसिया में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं है ना, इसमें कोई ऐसा नया चीज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रसिया बिफोर 1905। तो 1905 के पहले में रसिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था कि 85% पॉपुलेशन खेती करता था है ना, उसमें इंडस्ट्रियल एरिया केवल सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में था। क्राफ्ट्समैन जो है ना वो प्रोडक्शन को ज़्यादातर करा करते थे और 1890 तक वहाँ पे फैक्ट्रियाँ सेटअप होना शुरू हुई। जब रेलवे का नेटवर्क एक्सपेंड होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। क्वेश्चन 4 है हाईलाइट द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन दैट लेड टू द रशियन रिवॉल्यूशन। तो क्या क्या था, तो इसमें जो प्रमुख थे तो वर्किंग आवर लंबा था है ना, उनको बेच कम मिलता था, वर्किंग कंडीशन ख़राब था और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे। साथ ही साथ जो गांव में किसान लोगों के पास ज़मीन नहीं था, बड़े बड़े नोबिलिटी चर्च और क्राउन के पास ज़्यादा रहता था ज़मीन है ना। उसके बाद रसिया जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में आता है 1914-1916 के बीच में, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उसका युद्ध होता है, 70 लाख लोग उसमें मारा जाते हैं। तो ये सारे कंडीशंस जो है ना इसके कारण क्या होता है वहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 है एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917 ओवर रसिया। तो क्या क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें स्लाइड की जाती हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी जाता है, सबको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनाया जाता है। फिर बाद में क्या होता है यूएसएसआर बनता है स्टालिन की लीडरशिप में, जो कि सुपर पावर बनता है वर्ल्ड का। क्वेश्चन 6 है डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रशियन रिवॉल्यूशन। तो बच्चों ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन इन लेनिन्स कंट्रीब्यूशन इन ब्रीफली टू द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917। तो रशियन रिवॉल्यूशन में उनका क्या रोल था कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो जार था उसको ख़त्म करने के लिए रोशनली को इकट्ठा किया है ना, और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया लीडरशिप ऑफ केरेंस्की के बीच में, और डिमांड ऑफ पीपल को इस्टेब्लिश नहीं कर पाया तो फेल हो गया। फिर लीडर बनते हैं लेनिन, जो कि बोल्शेविक पार्टी को आगे करते हैं। उसकी पॉलिसी जो था उसमें था कि इंड वार को इंड किया जाए, लैंड ज़मीनों को किसानों को दिया जाए और ऑल पावर टू द सोवियत का स्लोगन उन्होंने बुलंद किया। फिर ये डिस्क्राइब द रशियन एम्पायर एज अ प्रिजन ऑफ नेशंस, रशियन एम्पायर को प्रिजन ऑफ नेशंस बताया। उसके बाद डिक्लेयर कर दिया कि नो जेन्युइन डेमोक्रेसी कुड बी एस्टेब्लिश्ड अंडर द ऑल द नॉन रशियन पीपल वेर गिवन इक्वल राइट्स, और सब लोगों के लिए इक्वल राइट का डिमांड किया। क्वेश्चन 8 है व्हाट वेर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रशियन रिवोल्यूशनरीज। तो उनके मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे, तो जार को उखाड़ के फेंकना है, फिर जो सोवियत फार्म की स्थापना करना है, वर्किंग कंडीशन सुधारना है ना, नॉन रशियन लोगों को भी इक्वल स्टेटस दिलाना है। तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। व्हाट वाज द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है कि एक नया शक्तिशाली समुदाय बन जाता है देशों का है ना 20वीं सेंचुरी में यूएसएसआर करके। उसके बाद बोल्शेविक पार्टी बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बन जाता है और बोल्शेविक पार्टी एक प्रमुख पार्टी हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वेर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905। ये भी हम पढ़ चुके हैं, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन। और आगे का जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आप देख सकते हैं कि व्हाट वेर द मेन चेंजेज बाट अबाउट द बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रिवोल्यूशन। ये भी हम देख चुके हैं, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन थर्ड है स्टेट एनी वन आइडिया डिफरेंट फ्राम ईच अदर विथ फॉर लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इसको भी कर चुके हैं। 4 है डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेनिन इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसएसआर, ये भी हम समझ चुके हैं। फिर 5th है क्रिटिकली एग्जामिन द स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो देखिए ये जो क्रिटिकल एग्जामिन में हमको इसके सेकेंड पहलू को लिखना है, किसने कुल कास्ट को एलिमिनेट कर दिया और ये जो स्टेट ओन्ड फार्म थे ना ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए। पीजेंट्स को ना कंपेल किया गया, ये जो कोलकोसोच थे या कलेक्टिवली जो फार्म थे उसमें काम करने के लिए जो पीजेंट रेसिस्टेट करते थे अथॉरिटी को, तो उनके लाइफ स्टाफ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था और उनके केटल को ख़त्म कर दिया जाता था। पॉलिसी ऑफ डिपोर्टेशन एंड सीवियर पनिशमेंट शुरू हुआ, दर्दनाक मौत दिया जाता था उनको जो मना करते थे उनको। देयर वे नो सच इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, इवन इज पार्टी मेंबर क्रिटिसाइज्ड स्टालिन द वे द पॉलिसी वाज फॉलोड। तो उसके स्टालिन के जो
पार्टी मेंबर थे वो भी क्रिटिसाइज़ किए क्योंकि कोई भी फूड प्रोडक्शन जो है नहीं बढ़ा। अब देखिए मैप वर्क में यहाँ पे लोकेट करना है, लेबल करना है सेंट्रल पावर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीच में ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो गुट था, एक तो सेंट्रल पावर था जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की ओटोमन एम्पायर का, और एलाइड पावर था इंग्लैंड फ्रांस और रसिया और अमेरिका का। ठीक है,